पिंकी सामने आ जाती है और फिर उसके बाद में एक जराइम की दास्तान खुलने लगती है। जो लोग ओपन होते हैं जैसे कि अनमोल पिंकी ओपन हुई, तो ये इनको आप मिडिल वुमेन कह लें। ड्रग्स के हवाले से दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है। एक को जो है ना गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं और एक को गोल्डन ट्रायंगल। तो पाकिस्तान बेसिकली ये गोल्डन क्रेसेंट के जो खत्ते में वाक़ है। ये निज़ाम समझे कि एक नीचे इस एक लोकल स्टेज थाने से लेके ये पूरा हाई लेवल पे, जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ सबको पता होता है। ये जो पिंकी है ये तो बिल्कुल दाल के जर्रे के बराबर, दाने के बराबर एक छोटा सा एक कारिंदा है। जी पीछे तो मोहरा बहुत लोग हैं। ऐसे ही है। ड्रग्स के इस माफिया में अपनी धाक बिठाने के लिए, इस कारोबार को करने के लिए जिस चीज का सबसे बड़ा सहारा लिया वो थी डांस पार्टीज। जो डांस पार्टीज़ का सिलसिला है ये मौजूदा है, ये बिल्कुल जदीद स्टाइल से है। 80 की दहाई में भी डांस पार्टी होती थी, लेकिन उसमें मुख्तलिफ बंगलों में, मुख्तलिफ फ्लैटों में। लेकिन उसको ये होता था कि वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए या तो अंडरवर्ल्ड या फिर पुलिस का कोई अफसर की जगह होती थी। अस्सलाम वालेकुम, आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। आज हमने सोचा था कि हम बात करेंगे ड्रग माफिया के ऊपर, खास तौर पर पिंकी के ऊपर, कि आखिर ये अनमोल पिंकी दंदनाती हुई सामने आ जाती है और फिर उसके बाद में एक नया किस्सा ऐसा लगता है कि खुल गया। और इस किस्से को पूरा पूरा पढ़ने की कोशिश में हमारे हाथ यूं समझिए किताब लग गई। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक किरदार के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ड्रग माफिया होता क्या है, ड्रग्स होती क्या है, कैसे कोई एक शख्स सामने आता है और पूरा नेटवर्क छुप जाता है। ये कैसे हो पाता है, किस तरह से नशा डिवाइड कर रहा है, खराब कर रहा है सोसाइटी को, और आखिर ये सब कुछ जराइम से छुपकर कैसे हो सकता है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन किस किस का शराकतदार है और किस तरह से पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है। और जो मैं आपसे कह रही थी ना कि मेरे हाथ किताब लग गई है, हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत कुछ ऐसे ही हैं। एक एक बाब हम पलटते जाएंगे और यूं कहिए कि हम और आप मिलकर पढ़ते जाएंगे। मुबशर फ़ारूक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमको ज्वाइन कर चुके। 40 साल का लगभग आपका सहाफ़त का सफ़र है और इसमें ख़ास तौर पर वॉर जर्नलिज़्म शामिल है। जहाँ महाज़ है वहाँ मुबशर साहब हैं। इतने साल ऐसे ही गुजारे, बहुत कम उम्र से आपने जर्नलिज्म की तरफ आ गए और काम शुरू किया स्टोरीज के ऊपर। मैं तो चाहूंगी ये बिल्कुल कि आपके तजुर्बे पे बात कीजिए, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहती हूँ, पिंकी सामने आ जाती है, अनमोल पिंकी, और फिर उसके बाद में एक जराइम की दास्तान खुलने लगती है। लोगों के हाथ में सिर्फ एक वीडियो आई थी आगाज में कि एक खातून अदालत की राहदारी में दंदनाती फिर रही हैं। लोगों ने उनके लिबास पे बात की, उनके अंदाज पे बात की, उनके धूप के चश्मों के ऊपर बात की। नेटवर्क कहीं पीछे रह गया और फिर उसके बाद में पर दर पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन बहुत कुछ छुपता जा रहा है। आप हमें इस पिंकी के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या आपको लगता है कि यही एक खातून है जो इतना कुछ करती चली आ रही थी? देखिए ये सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें एक जो है ना, जो मनशियात या ड्रग्स का जो बिज़नेस है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो लोग ओपन होते हैं जैसे कि अनमोल पिंकी ओपन हुई, तो ये इनको आप मिडिल वुमेन कह लें, जो मिडिल मैन होते हैं बीच में, यानी जो लोकल डीलर होते हैं उनकी एक यानी पूरी सतह है यानी पूरे बिज़नेस की। लेकिन सबसे पहले ऐसा होता है कि आपको ये ड्रग्स के हवाले से अगर पता हो, ड्रग्स के हवाले से दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है। एक को जो है ना गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं और एक को गोल्डन ट्रायंगल। तो पाकिस्तान बेसिकली ये गोल्डन क्रेसेंट के जो खत्ते में वाक़ है। इसे वाजे कीजिए। ये दो पोर्शन है। एक में जो यहाँ की पैदावार जो जो होती है, जिसमें ये अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान इसमें शामिल है। नंबर 1 अफ़गानिस्तान है। इसके बाद ये गोल्डन ट्रायंगल एक इलाका है। उसमें फिर आपकी ये जो है ना म्यांमार है, लाओस है, और ये जो है ना इसमें मुख्तलिफ़ अरब ममालिक, ये जहाँ पे फिर ये वहाँ से ये सारी सप्लाई होती है, रूट्स बनते हैं इसके। ये सप्लाई होती है, फिर ये अमेरिका, यूरोप और ये सब जगहों पे जो है ना इसका पूरा एक निज़ाम बना हुआ है। तो इसको ये दो हिस्सों में कहते हैं। तो हम हैं गोल्डन क्रेसेंट कस में, यहाँ पे सही। पैदावार होती है, और जो असल मुनीशाती खपत है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो तो बाहर है। जब अफ़गानिस्तान से माल आएगा या ये जो ईरान से आएगा, वो जो है ना खपत उसकी सारी यूरोप में, अमेरिका में है। यहाँ पर ऐसा होता है कि वो तो जो पैदावार करने वाले स्मगलर हैं, कुछ बराह रास्त वो स्मगलिंग भी करते हैं और कुछ सिर्फ प्रोडक्शन देते हैं, यानी उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके खेत हैं।
तो मैंने ऐसे खेतों का भी मुआयना किया है, मैं गया हूँ और ऐसी फैक्ट्री मैंने खुद देखी है अफ़गानिस्तान में। तो अब ये वहाँ से जब ये माल जब स्मगल होता है, तो अब इसको ये दूसरा जो दर्जे के जो लोग हैं वो इसको वो ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं जो बैनुस्तबाई स्मगलर है। अब बैनुस्तबाई स्मगलर जो होगा वो मिसाल के पंजाब में उसने सप्लाई करना है, पंजाब का स्मगलर है। सिंध का है, वो सिंध में सप्लाई करेगा, बलूचिस्तान वाला, इस तरीके से सप्लाई के रूट्स वो अलग हैं। फिर एक काम है जो यहाँ से होना ही नहीं, उसने तो बाहर जाना है, दूसरे मुल्क जाना है। तो उसका तरीका ये होता है कि फिर उसमें वो लोग एक मिडिल मैन हायर करते हैं जो यहाँ पे लोकल बिजनेसमैन जो होता है वो कराची में होता है, क्योंकि समंदर के रास्ते जाता है स्मगल। जितना ये जो स्मगल होता है, ये समझें कि ये 80% बाई सी होता है ये। तो ये जो आप जहाज़ों का सुनते हैं ना कि जहाज़ से या कोरियर सर्विस या ये सब बहुत लो कैटेगरी की बातें हैं, लो कैटेगरी का बिजनेस है। अच्छा। तो इसको हम इतना काबिल ज़िक्र नहीं समझते। असल चीज़ तो वो है जो बाई सी जाती है। तो ये इसका पूरा निज़ाम है। तो उसके एक मिडिल मैन होते हैं। उसका तरीका ये होता है कि अब वहाँ से जो स्मगलर ने मिसाल के तौर पे 10 कंटेनर जो है ना वो हिरन भेजी, जो कि अमेरिका, यूरोप या किसी भी मुल्क में जानी है। तो उसका तरीका ये होगा, वो कराची लाएंगे और कराची लाकर मिडिल मैन के हाथ में दे देंगे। मिडिल मैन बेसिकली एक बिजनेसमैन होता है जिसके पास मुख्तलिफ बड़े बंगले होते हैं। आपने कभी देखा होगा बंगले के अंदर वो कंटेनर पूरा बैक होके पीछे जो है ना ट्रॉलर चला जाएगा और माल उतर जाएगा अंदर। और लोग समझते हैं गोडाउन है, जी जी कोई भी आंसर। जी 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 जी। अब वहाँ पर ये उन्होंने रख लिया। अब ये होता है कि इनके जैसे हमारे पास सब सिस्टम चलता होता है ना पूरे, जैसे सरकारी सिस्टम या हुकूमती सिस्टम, इसी तरीके से इनका निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। जब ये यहाँ पे चीज़ आ जाती है तो उसके बाद इनको मिलती है क्लियरेंस। इनके भी सब अफसरान होते हैं, ड्यूटी होती है सबकी। क्लियरेंस कैसे मिलेगी कि अब आपने बंगले से माल निकाल के आपने जो है ना पोर्ट पे दे देना है। तो जिस वक्त उनके मुताल्लिक़ अफसरान की ड्यूटी होगी तो वो पोर्ट पे चले जाएगा। फिर वो पोर्ट पे पड़ा रहेगा। पोर्ट पर जो वो सील करने वाला आता है, जो मुआयना करके चेक करके सील करता है, तो सबके पेमेंट होती है, हाथ के हाथ कैश होती है वो। तो वो जो है उसके बाद वो सील कर देगा तो आपका माल हो गया महफूज। इसी तरीके से जब वो यहाँ से दूसरे मुल्क में उतरेगा, दूसरी पोर्ट पे जाएगा, वहाँ पे भी उस वक्त वो जाएगा जिस वक्त उस मुल्क की जो क्लियरेंस है वहाँ से मिलेगी उनको। यानी उनके भी इसी तरीके से जैसे हमारे पास उनके करप्ट अफसरान, मिले हुए अफसरान होते हैं माफिया के ज़रिए, वहाँ भी ऐसे जो माफिया के बाकायदा पेड होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जो सैलरी पे होते हैं हर महीने की। उन्होंने किसी पुलिस अफसर को, कस्टम अफसर को मिसाल के तौर पे 10 लाख सैलरी पे रख लिया, 20 लाख सैलरी पे रख लिया। तो ऐसे अफसरान होते हैं उनके पास। अब ये वहाँ जाएगा तो वहाँ पे भी उस वक्त माल उतरेगा जिस वक्त क्लियरेंस हो। तो ये पूरा निज़ाम है। अब ये तो आपको मैंने इंटरनेशनल सारा रूट इस तरीका बताया। इसको मैंने आपको खुलासा करके बता रहा हूँ, बस शॉर्ट करके। जी जी। अच्छा, अब रह गया जो लोकल। तो लोकल ऐसा होता है कि ये जो बैनुस्सूबाई स्मगलर होते हैं ये यहाँ पे माल लेके आते हैं और यहाँ पर एक लोकल डीलर होता है। कराची का डीलर अलग हैं, पेशावर के अलग हैं, लाहौर के अलग हैं। आप देखें अनमोल पिंकी वाले में आपने सुना होगा लाहौर का भी, इसका भी। तो मुझे ख़ुद अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी। कराची में काम करने वाली जो है ना अगर वो हैं तो वो उसका लाहौर से क्या ताल्लुक़। ये तो फिर उस वक्त होता है कि जब ये जो है ना दूसरे मामला जो हैं सप्लाई वाले, इसके अंदर फिर अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उस सूरत में उसका कराची या लाहौर का कनेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा सिर्फ ड्रग्स में। ओके। जी जी। तो अब ये यहाँ पर ये चीज़ जब लोकल डीलर के पास आ गई तो एक ज़माने में ऐसा था कराची में कि ये लोकल अड्डे हुआ करते थे इसी कराची शहर में, जी यहीं जी पर। जी जी। ये अड्डे मगर ऐसा नहीं थे कि आप या मैं या कोई भी शख्स इसको खोल ले। इसके लिए बाकायदा जिस जगह वो खोलना है वहाँ के जो मुकामी थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के एसएचओ से परमिशन लेनी होती है। ये लीगली नहीं होती, इसको इलीगल, इसको हम यानी पुलिस की लैंग्वेज में इसको हम मौक्कल बोलते हैं। इसमें 3 बंदों का किरदार होता है। एसएचओ जो होता है ये इसमें मौक्किल होता है, ज़ेर ज़बर से समझिएगा, अरबी का लफ्ज़ है ये, जो परमिशन देने वाले, वकालत करने वाला। और एक होता है मौक्कल जो अड्डे का मालिक है जिसने बिज़नेस करना है। और एक होगा वकील। मकसद ये है कि बीच में कोई बंदा थर्ड पार्टी होगा जो एसएचओ इसके दरमियान सेटिंग कराएगा। बात अगर थर्ड पार्टी नहीं होती, वो पार्टी डायरेक्ट एसएचओ के साथ होती है। तो अब ये परमिशन देगा और उसमें ये एक बंदे ने चर्स का, हिरून का या किसी भी चीज़ का एक अड्डा खोल लिया। अब ये जब पहली बार खोलते हैं तो इसमें 3 दिन ये फ्री होता है, यानी 3 दिन पुलिस उसको माफ़ कर देती है, कोई पैसा नहीं चाहिए, ताकि वो अपने बिज़नेस को थोड़ा बेहतर कर ले। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस नहीं है इसको कोई नुकसान हो, उसमें नुकसान कोई भी नहीं है।
तब वो 3 दिन के बाद फिर ये इनको हर हफ्ते के 1 दिन मुकर्रर होता है जिसमें एसएचओ को मुतल्लिका रकम देनी होती है। सब कुछ इस तरह से इस चलता है। तरीके से चलता है। इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स खुफिया तौर पे छुप के ये कारोबार कर सके। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक ऑर्गेनाइज़ तरीका है। तो ये मौक्कल के अड्डे होते हैं और इसमें ये पूरा परमिशन ये निज़ाम समझे कि एक नीचे इस एक लोकल स्टेज थाने से लेके ये पूरा हाई लेवल पे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता वहाँ सबको पता होता है। ये एक पूरा निज़ाम है। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जो पिंकी है ये तो कि बिल्कुल आटे के बिल्कुल दाल के जर्रे के बराबर दाने के बराबर एक छोटा सा एक कारिंदा है। जी, जी, ये मोहरा तो बहुत लोग हैं ऐसा ही है। और वो इस काम को बड़ी चालाकी से कर रही है। वो कभी किसी का नाम ले रही है और कभी किसी का नाम ले रही है बिल्कुल ऐसा ही है। और उसने पेनिट्रेट करने के लिए ड्रग्स के इस माफिया में अपनी धाक बिठाने के लिए इस कारोबार को करने के लिए जिस चीज़ का सबसे बड़ा सहारा लिया वो थी डांस पार्टीज। उसने वो ऑर्गेनाइज की, वो उसको अपग्रेड करती चली गई, उसका पैमाना वसी करती चली गई और इस सब के अंदर वो बुलाती रही ज़्यादातर उन बच्चे बच्चियों को कि जिनका ताल्लुक प्रोमिनेंट फैमिलीज से था, मालदार घराने, आप समझ रहे हैं मेरी बात। और वो इसी तरह से चीज़ें ख़राब करती रही। तो अब आप ये बताइए कि सिर्फ़ और सिर्फ डांस पार्टीज़ में बुला लेना और ड्रग पेश कर देना या कोई चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ पेश करना कि जिसके बाद में वो सारे के सारा जो उसका क्लाइंट्स हैं वो उसी की पार्टी तक उसी तक महदूद रहें। पिंकी ने इसका भी सहारा लिया। किसी भी ड्रग नेटवर्क को चलाने के लिए इस किस्म के तरीक़े करना, ख़ास तौर पर पिंकी के केस में हम देख लेते हैं। थोड़ा-सा इसके ऊपर भी रोशनी डालें आप। देखिए ये जो डांस पार्टीज़ का सिलसिला है ये जो मौजूदा है ये बिल्कुल जदीद स्टाइल से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है ना 80 की दहाई में जब होता था तो हम इसको मुजरा बोलते थे। सही है ना? इसको इसमें अक़साम होते हैं कि विंजी मुजरा होता है, एक नॉर्मल मुजरा होता है। इसको नई शक्ल दी गई जब ये सारा सिस्टम पूरे शहर में फैल गया। तो ज़िया-उल-हक़ के दौर में फैला ये। तो उसके बाद जो है ये 80 की दहाई में भी डांस पार्टी होती थी। लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ बंगलों में, मुख्तलिफ़ फ्लैटों में, लेकिन उसको ये होता था कि वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए या तो अंडरवर्ल्ड या फिर पुलिस का कोई अफ़सर की जगह होती थी। प्रोटेक्शन वो देता था, ज़िम्मेदारी लेता था कि आप यहाँ पे डांस करें, मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो इस तरीके से वो प्रोटेक्शन में डांस पार्टी होती थी। तो क्योंकि मैंने 80 की दहाई में भी अटेंड की हैं काफ़ी और 90 की दहाई में की है, तो मैंने फ़र्क ये देखा कि उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल होता था। 2 चीज़ें वहाँ ज़्यादा चलती थीं, एक शराब होती थी और एक चरस होती थी। 2 चीज़ें चलती थी। लेकिन फिर 90 की दहाई में तब्दीली आना शुरू हुई। उसकी वजह ये है कि उसमें फिर कुछ कैप्सूल्स वगैरह सब चीज़ें आ गई, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर शेप में। तो वो जिसको आपने फिर आइस का नाम फिर दिया या आइस और भी इसके कई नाम इन्होंने रखे हैं। क्रिस्टल? बेसिकली ये है कि जो हेरोइन की अक़साम है, इसमें एक वाइट हेरोइन होती है, ये सबसे घटिया हेरोइन है वाइट। फिर इसमें जो ओरिजिनल होती है वो ब्राउन शुगर उसको बोलते हैं, वो ब्राउन लाइट ब्राउन कलर की होती है। तो और इसमें जो सबसे आला है वो है क्रिस्टल। ये बिल्कुल चीनी के जैसे दाने होते हैं, इस शेप में होती है ये। तो ये क्योंकि जो 80 की दहाई का जो लास्ट 90 की दहाई के शुरू तक मैं इसके आपको बता रहा हूँ, उस ज़माने में ये 1.5 लाख रुपए किलो था और फिर ये अब तो मेरे ख़्याल में 8 लाख 10 लाख रुपए किलो कितना है। तो ये हर बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ क्योंकि जो करोड़पति आदमी होगा वही इसको यूज़ कर सकेगा। तो इन्होंने ये पहली बार ऐसा किया कि करोड़पति बड़े तबके के लिए इस बिज़नेस को उन्होंने क्रिस्टल के अंदर कुछ केमिकल दूसरे मिलाए ताकि इसको थोड़ा सा बेहतर यानी किया जा सके, सस्ता किया जा सके। इस तरीके से अब ये जो है वो चंद ग्राम जो आइस है वो पड़ रही है 35,000 रुपये की। लेकिन वो तो एक वक्त की खुराक है, यानी आज एक बंदा या लड़का लड़की जो भी है वो नशा करेगा तो 35,000 रुपये एक वक्त में खर्च करेगा। वो रोज़ाना फिर इसको तो आदत पड़ेगी ना, एक किया 2 दिन गैप दे दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रोज़ की आदत पड़ेगी। तो डेली 35,000 कौन खर्च कर सकता है? वो फिर ये जिसके सिर्फ पास बहुत पैसा हो। जो फिर ये 35 तक ही नहीं रहता, ये आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से जो है ना ये इन्होंने सबसे इसका निशाना जो बनाया ये तालीमी इदारों को बनाया, वहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुई। जिस तरीके से 70 की दहाई में जो है वो हेरोइन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बाकायदा पूरी एक रिक्रूटमेंट होती थी, पूरी जो है ना जो ड्रग माफिया थी उन्होंने बंदे हायर किए थे, वो ड्यूटियों पे वो बाकायदा इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए वर्किंग करते थे। तो इसी तरीके से ये जो है ना जो आइस के लिए भी बाकायदा ये हुआ कि ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में इसको वो किया
और बदकिस्मती से इसमें जो है ना जो बड़ा तबका अमीर तबका था, लड़के लड़कियां काफ़ी बड़ी तादाद में इसमें इसमें ये जो है ना फंस गए। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जानबूझ के इसमें गया हो। किसी ने पहली बार ये अगर आइस का पाउडर सिगरेट के अंदर डाल के ही पिला दिया, किसी चीज़ में पिला दिया, तो फिर उसको लत पड़ जाएगी उसकी। तो इस तरीक़े से ये नशा जो है ना इन्होंने फैलाना शुरू किया। तो ये जो आपने देखा कि बाज़ जगह मनीषात के हवाले से कार्रवाइयाँ हो भी रही, तो उसकी वजह ये है कि अब अगर एक पॉलिटिशियन का बेटा मनीषात में पड़ जाए और वो अपने बाप की अब पॉलिटिक्स को या बाप के बिज़नेस को तो नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो तो अब नशे में पड़ चुका है। या एक डीआईजी रैंक के किसी अफ़सर का हो जाए, एक बड़े ऑफ़िसर का हो जाए, ये तो अमीर तबके के लोग वो है। तो बहुत से लोगों को पहली बार जो सारी गंदगी का किसी ज़माने में ख़ुद भी हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें एहसास हुआ कि ये जो आग है ये तो हमारे घर के अंदर तक आ चुकी है। डैमेज बहुत तो बढ़ गया। उसमें से काफ़ी लोगों को ये हुआ कि इसके ख़िलाफ़ कुछ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये बड़ी तादाद इसमें फैल गया है। अच्छा, दूसरा इसमें खौफनाक बात यह है कि ये जो ड्रग होती है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लत के तौर पर। देखें, ये जो मनशात होती है, इसकी ये बाकायदा किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा जब एक ज़माने में चाइना में बादशाहत थी, चाइना ताकतवर था, बरतानिया ने उसके ऊपर जंग लड़ने के लिए जो है ना एक ड्रग वार करी। यानी पूरे चाइना को ड्रग में इतना गर्क कर दिया कि वहाँ के बादशाह से लेके नीचे तक सारी पब्लिक ड्रग में पड़ गई। आखिर में फिर माओ ज़ेतुंग खड़े हुए, माओ ज़ेतुंग ने जो है वो पूरी तहरीक चलाई और चाइना आज आपने देखा फिर तब्दील हुआ। तो ये ड्रग वार थी जो चाइना के ख़िलाफ़ लड़ेगी। इसमें कोई गोली नहीं चलती, कोई हथियार नहीं होता, ये तब पूरी कौम तबाह हो जाती है। तो इसी तरीके से मुझे ये ऐसा महसूस होता है कि अब जो है ना ड्रग तो 70 की दहाई से पाकिस्तान में आ चुकी है, चल रही है, लेकिन अब ये इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है? ये कोई शराब में पड़ा है, कोई चर्च में पड़ा है, कोई आइस में है, कोई क्रिस्टल में है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो इसका मतलब यह है कि ये तो पूरी वार हो रही है, आप हमारी पूरी नई नस्ल तबाह कर रहे हैं। अगर नई नस्ल तबाह होगी तो पूरी पाकिस्तान का, पूरी कौम का नुकसान है सबका। तो इस तरीके से इसको जो है ना इसमें जो पहलू मेरे सामने और भी इसमें आए, उसमें ये हुआ कि बतौर जासूसी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें आई सामने। मिसाल के तौर पे एक लड़की का मर्डर हुआ था तारिक रोड पे, चंद साल, कितने साल हो गए मुझे याद नहीं यार इसकी। तो वो लड़की इस तरीके से इसमें पड़ गई थी, वो मजबूर हो गई बेचारी, फंस गई। अब उसका वो ना अपने घर में बता सकती थी, ना इसका जो है ना वो इलाज करा सकती थी। उसको तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो वो जो लोग उसको सप्लाई करते थे, उन्होंने वो पैसे भी उसके पास एक लिमिटेड थे। जब पैसे ख़त्म हो गए तो आगे उन्होंने सप्लाई नहीं, इसको नहीं दिया, तो वो तो उसके बगैर रह नहीं सकती, मर जाएगी। तो उसने उनसे कहा कि भाई मुझे तो चाहिए। तो उन्होंने बोला सही है, फिर हम आपको मुख्तलिफ़ बंगलों या फ्लैट्स या मुख्तलिफ़ जगहों के एड्रेस देंगे, आप वहाँ चली जाया करें, इसके बदले हम आपको ये दे देंगे। तो इस तरीके से फिर उसकी ड्यूटी लगी कि वो जो है ना मुख्तलिफ़ जगह की इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हासिल करे और इनको सप्लाई करे, यानी जो उसको माल मुहैया कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चला कि इन्होंने बाकायदा लड़कियों को, लड़कों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया बतौर जासूसी। तो ये जो ड्रग वार है, इसके असरात तो हमें महसूस हो रहे हैं ना, नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो लड़की फिर क्योंकि उसका ज़मीर दिल उस मुतमईन नहीं था, वो परेशान थी कि एक नशे की लत की वजह से वो मजबूर हो गई। तो उसने थोड़ी बगावत उनसे की और उसके बाद उसको ये तारिक रोड पे एक जगह कोई बैट या डंडा मार के उसको फिर जो है ना उसको मर्डर हो गया। तो इस कस्म की जो है ना ये जो सारी वार है, ये इस कस्म की है। और क्योंकि सारे उसमें एक बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, छोटे लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी एनजीओज़ इन्वॉल्व हैं। एनजीओज़ भी कौन सी? जिनके काम है वो छोटे बच्चों या यूथ के लिए काम करना, लड़कियों के लिए काम करना, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, या छोटे बच्चों के लिए, या हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी हैं ये, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी हैं। इसमें एनजीओज़ भी काम कर रही हैं और बड़े लोगों को तो एक सर्किल है, वो आज से नहीं, वो सिस्टम एक चला आ रहा है कि उसमें पुलिस अफसरान भी हैं, कस्टम अफसरान भी हैं और उसमें सारे सरकारी इदारों के लोग शामिल होते हैं। अच्छा देखिए, ये बहुत तशवीश वाले मामलात हैं सारे के सारे, लेकिन इसमें एक और भी बहुत ही तकलीफ़देह पहलू है। अब ये जो ड्रग्स की इल्लत है, ये बाकायदा स्कूल्स तक पहुंच रही है। छोटे बच्चे, इनको भी इस सब में इन्वॉल्व किया जा रहा है। चलिए, नौजवानों को इसमें डालना, ये नस्ल को तबाह करना और जासूसी के लिए इस्तेमाल करना, गंदे धंधे के लिए इस्तेमाल करना, बच्चों को इस्तेमाल करना, इस सब के लिए क्या ज़हनियत है, क्या लॉजिक है? देखिए, बच्चों वाला मामला तो लाज़िम बात है, वो छुपा तो नहीं रह सकता ना।
अगर क्योंकि वो बच्चे इतनी जल्दी इसको इतना ज़्यादा वैसा नहीं छुपा पाएंगे जो एक मैच्योर बंदा छुपा सकता है। तो हमारे पास की बदकिस्मती ये है कि स्कूल्स वगैरह में जो काम किया, तो ये जो बच्चों में भी बच्चों के मामलात की भी काफ़ी डिमांड बढ़ी है हमारे पास, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उसमें जो है वो उन बच्चों को लगा कि उनको एक मखसूस टारगेट पूरा करना होता है कुछ बच्चों का, तो वो टारगेट पूरा कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें पहले माजी में आई भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान बहुत मामलात होते हैं इसको ओपन करना, वो कुछ चीज़ें मुनासिब नहीं समझता तो उसको नहीं बताया जा सकता। तो ये मामलात मगर चल रहे हैं काफ़ी। और पुलिस के किरदार के बगैर आपने खुद भी बताया ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। जी 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 तो जो सिस्टम चल रहा है, मौजूदा सिस्टम में चेंजेस किए बगैर उस सब को तो ठीक किया नहीं जा सकता। अगर वाकई ड्रग्स के खिलाफ जिहाद करना है, इससे छुटकारा पाना है, तो हमें सिस्टम की काली भेड़ों को फौरी तौर पर पकड़ना होगा। उसके रिफॉर्म्स बताइए, वहाँ वहाँ क्या कमियां हैं, खामियां हैं, वो बताएं हमें। देखा, असल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ख़राब है और वो ये जो है ना ऊपर वालों को नहीं पता। ये कुछ वाइट कॉलर लोग होते हैं, वो कुछ लोग ओपन होते हैं। सारा सिस्टम ख़राब है, पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। देखें, पहले मैं भी जब नया नया इस फील्ड में आया तो मैं ये समझता था कि उस ज़माने में अड्डे होते थे, ये सप्लाई, यानी ये जो मोबाइल सर्विस, मोबाइल तो था नहीं, और तो ये वाली सर्विस अभी जो है ना शुरू नहीं हुई थी इस कस्म की। तो मैंने इस पे भी काम किया। फिर जो जो एक्साइज़ का जो शोबा होता है जो ड्रग्स के लिए काम करता है, इसमें काफ़ी इनकी टीमें होती हैं, जैसे प्रोवेंशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा PIO, इसके अलावा एक DIA करके एक थी, और इस तरीके से स्पेशल एंटी नार्कोटिक टीम होती थी। ये मैंने सब पे वर्किंग सारी इनके साथ की है। तो वहाँ पर जो बात पता चली कि जैसे आप अभी देख रहे हैं कि अनमोल पिंकी, इस पे भी वर्किंग करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये जो ड्रग्स सप्लाई होती है अफ़गानिस्तान से, फिर ये बॉर्डर से यहाँ पे जब आती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन देने वाली होती हैं वो औरतें होती हैं, सबसे ज़्यादा। देखिए, एक ज़माना था कराची में जना ये ड्रग्स के 2 बड़ी मंडियाँ हैं, होल सेल मंडी। एक तो गुडाप है, गुडाप में क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम है, आपने पूरा कंटेनर लेना है तो भी आपको मिल सकता है, अभी भी चलता है। अच्छा, दूसरा उसके अलावा जो है ना, लियारी में अफशानी गली होती थी, मुझे वो खातून का नाम याद नहीं आ रहा। एक बड़ी मशहूर खातून थी, BBC ने उस ज़माने में इस पूरा प्रोग्राम भी किया था उस खातून के ऊपर। वहाँ पर, अच्छा, मैं ख़ुद गया हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा है कि जैसे अफशानी गली में जब फर्स्ट टाइम गया था मुझे भी बड़ी परेशानी हो रही थी। मैं अंदर चला तो गया, हर घर के आगे ख़वातीन बैठी हुई थी। तो वो जो है ना मुझे देखते ही उन्होंने, मैं वहीं के मुकामी होलिये में गया था, तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ जगह से आवाज़ें मारी, इधर आओ, जो माल हमारा माल अच्छा है, किलो पे इतने वो ना देंगे। खुलम खुला जी, जी, ये खुला बिजनेस खुला। हो रहा था। अंदर उनके गोदाम था, उनके पास माल था, और बाहर ये जो है ना जो है ना ये बेच रही थी। तो मैंने फिर 2-3 से पूछा भी कि अगर मैं 1 किलो लूँगा तो क्या देंगी आप, और अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो क्या देंगी। इस तरीके से मैंने उनसे डीलिंग भी की। तो ये अफशानी गली पूरी लियारी की ये थे कि यहाँ पे होल सेलर और सब डीलर्स ख़वातीन थी। तो बल्कि ये, क्योंकि ये आता है आपके जो ना कलाकोट थाने के हदूद में, तो यहाँ पर बड़ा मकसद ये कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो लोकल पुलिस की घबराहट का मैं आपको बता रहा हूँ। लोकल पुलिस का ये जो दबाव था, एक बंदा था, वो चौधरी असलम साहब यहाँ पे जो ना लगे, मुझे याद नहीं आ रहा, कलाकोट में लगे, चाकीवाड़ा में लगे, चाकीवाड़ा में SHO लगे। तो वो एक बंदे को कुछ इस पे 1.5 किलो 2 किलो कितनी हीरोइन मिली, वो ले आया इसको। तो मुझे जो है ना असलम का फ़ोन आया, तो मेरी तो रोज़ाना की बैठक थी, मैं चला गया। हम बैठे थे और वो बंदे का मैं उससे पूछ रहा था, तो इतने में उसकी जो है ना असलम को इत्तला मिली कि ख़वातीन आ रही हैं बहुत सारी। तो बहुत सारी वो जो डीलर ख़वातीन थी, उन्होंने इतने बड़े बड़े कुरान शरीफ सर पे रखे हुए थे, और वो थाने में दाखिल हुए। असलम ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला भागो। पीछे जो पुलिस क्वार्टर है, हम वहाँ के बीच में खड़े हो गए। मैं बोला असलम भाई भागो। बोला यार अल्लाह इन ख़वातीन से अल्लाह महफूज करे, इनसे कौन लड़ता है, ये तो पुलिस भी डरती है इनसे। खतरनाक ख़वातीन। जी 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 जी।
बहरहाल वो हम वहाँ पर ना क्वार्टर में हम वहाँ पे छुपे रहे। उसके बाद जो है ना जब समझे कि ये तकरीबन आधा घंटा हमने वहाँ पे ऐसे छुप के गुजारा जैसे हम चोरी करने पे आए हों। फिर मैं और असलम जो है ना जब हम एसएचओ वाले कमरे में वापस आके बैठे तो ख़वातीन ने देखा असलम नहीं है, वापस चली गई कहीं छुप के, ये भी खड़ी हो गई। उसके बाद जब जैसे ही हम कमरे में आए तो ये आ गई। तो अब ये असलम की ठुड्डी पे हाथ लगा लगा के बोले, हमारा बच्चा है, तुमने कैसे पकड़ा? और किलो हीरोइन निकला, गलती हो गया, बच्चे से गलती हो गया। तो इस तरीके से वो कर रही ओह! थी कि असलम के बुरा हाल था, परेशान था हाय वो। हाय 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 तो हाय। ये अफशानी गली का ये जो है ना वो है, और ये सारी ख़वातीन का बिज़नेस है। मैं एक दफ़ा एंटी नारकोटिक्स टीम में वहाँ बैठा हुआ था। वो मैं अफ़सर का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो मेरे बड़े अच्छे सोर्स थे और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो सही। उन्होंने मुझे ये पूरी चीज़ उस ज़माने में सिखाई थी जब मैं बिल्कुल नया-नया इस फ़ील्ड में आया था। वो एक शटल कॉक वाले बुरखे में खातून जो है ना, मैं बैठा हुआ था उसी वक्त इनके अर्दली ने इत्तला दी तो उन्होंने बोला भेज दो। मेरे से वो पर्दा नहीं करते थे, मुझे छुपाते नहीं थे कोई चीज़। तो वो आके उनके ऐसे गुजर के पाँव में आके बैठ गई। इन्होंने अपना सर ऐसे किया, नीचे किया, वो कान में इनके कुछ बोलती रही, ये कागज़ पे लिखते रहे। तो फिर उसके बाद जो है ना ये उठे और पीछे इन्होंने जो लकड़ी की अलमारी थी वो खोली और उसमें किलो किलो वाले हिरन के पैकेट थे, वो निकाल के इन्होंने वो खातून के दिए। खातून ने उसको लपेटा और इतने शटल को बुरखे में किया और फिर वो चली गई। ये क्या किस्सा था? तो मैंने वो अफ़सर से पूछा कि यार ये क्या चक्कर है? ये खातून कौन थी और ये क्या कर रहे थे तुम? दूसरा इसको क्या दी, ये हिरन क्यों दी? उसने बोला मुबशिर साहब, ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, ये लोकल अड्डे जितने भी कराची के होते हैं जिसमें चरस और हीरोइन होती है, ये सारे अड्डे, ये सारा हमारा सप्लाई है। मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला कि ये जो खातून आई थी इसने मुझे एक जो है ना पूरे कंटेनर की मुखबरी की है, नंबर मुझे बताया है, टाइम बताया है कि किस बॉर्डर से कहाँ से ये दाखिल होगा कराची में। अब मैं ये पकड़ लूँगा। तो उन्होंने बोला कि होता यह है कि जब हम ये जब हीरोइन पकड़ते हैं तो उसमें से सिर्फ 30-40% शो करते हैं बरामदगी, बाकी हम अपने पास उठा के रख लेते हैं। और जो भी इन्फॉर्मर आता है तो हमारे पास कैश, गवर्नमेंट हमको कैश तो नहीं देती कि हम इनको पैसे दें, इनके जो है ना मुखबरी के पैसे हों या उसका, तो हम इनको ये करते हैं कि ये हीरोइन दे देते हैं, ये इसकी पुड़िया टोकन बना के इसको लोकल सिता पे बेचती हैं। तो ये पूरी कराची में जो है ना ये हमारा ही माल इस तरीके से जा रहा है, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि ये मैंने बोला ये फिर आप इस शहर को नहीं बर्बाद कर रहे? तो उन्होंने बोला यार वो पीने वाला ही पिएगा, आप तो जाके नहीं पियोगे ना उससे, और उससे आप तो नहीं ख़रीदोगे, पीने वाला ही पिएगा। लेकिन ये होगा कि हमारा जो इदारा है वो तो चल रहा है ना, हमारी कारकर्दगी भी शो हो रही है, गवर्नमेंट हमसे खुश भी है कि देखें आप कितना, आप भी अखबारों में जब ये आता है इतने कंटेनर पकड़े गए, इतनी हिरन बरामद। तो ये सारा निज़ाम, ये इन ख़वातीन अगर ये हमको ना हो तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए। हाँ। ये फरमाइए, उस वक्त आप कन्विंस थे उनकी इस बात से? नहीं, कन्विंस कैसे हो सकता है? और आज? आज भी कन्विंस नहीं है इस बात से कि मेरी राय यही थी कि ये होना आप चाहिए था। इस औरत को पैसे दें, इसको सपोर्ट करें, जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं पैसे दें, लेकिन इसको ये इजाज़त नहीं दें कि ये हीरोइन बेचे। तब तो तदारुक हो सकता है, अदरवाइज जी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, उसके अलावा जो है ना जो जैसे बलूचिस्तान से ये चर्च की सप्लाई है, ये भी सब ख़वातीन के हाथ में है सारा निज़ाम। ये बताइए कि जितने भी नशे हैं, जितने भी नशे जी जी जिनके बारे में आपकी मालूमात भी है, जी जी ये कहा जा रहा है या फिर ये समझा जा रहा है कि इसमें ये क्रिस्टल और ये जो आइस है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, जी ये जिस्मानी सेहत ख़त्म कर देते हैं, जहनी सेहत ख़त्म कर देते हैं जी और दिमाग बिल आखिर सुसाइडल हो जाता है, या तो मार देंगे या मर जाएंगे की तरफ चला जाता है, और बहुत जल्दी हो जाता है ये। कोई भी ड्रग्स कोई भी ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करे तो वो कुछ साल चल सकती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म है और बहुत मुख्तसर वक्त में ख़त्म है। ऐसे ही है, ये डैमेज इसी तरह से होता है। जी जी हुँ? देखें, असल में नुकसानदेह तो देखें, चर्स के अलग नुकसान है। शराब जो होती है ना वो इंसान के जिस्म में 24 घंटे रहती है खून में, 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल कराएंगे तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चर्स जो है ये रहती है 40 दिन, ये जिस्म की चर्बी के अंदर इसके असरात आ जाते हैं। तो इसके टेस्ट कराएंगे तो ये 40 दिन तक आप टेस्ट कराएंगे, जिससे 40 दिन के अंदर चर्स पी है तो उसके असरात उसमें आ जाएंगे। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे पुलिस में लोग जा रहे होते हैं वो चर्सी होते हैं,
तो उस वक्त ये होता है कि मेडिकल में फिर उनको बचना होता है, तो उसकी एक टेक्निक होती है कि आप ना 1.5-2 गिलास लस्सी पी के फ़ौरन टेस्ट करा लें, तो वो नहीं आता फिर उसमें, बस ये एक टेक्निक है उसकी। तो अब ये हीरोइन हो गई, तो हीरोइन तो ये हर सूरत में जो है ना डैमेज ही करती है। अब हीरोइन के बाद क्रिस्टल वगैरह तो ये आलीशान तो बहुत हैं, लेकिन ये इंसान के हवास पे, चीज़ों पे जो है ना वो असरात डालता है, और इंटरनल जो निज़ाम होता है ये 6 महीने के अंदर अंदर तकरीबन ख़त्म होकर रह जाता है। बंदा फिर एक बिल्कुल ग़ुलाम और एक की सूरत में इसकी वो हालत होती है। अंदरूनी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म होता है। वो अगर कोई उसको पेट पे या सीने पे ज़ोर से मार दे तो वो उससे भी मर सकता है, अल्लाह। इतनी अंदर वीकनेस हो जाती है। तो जब ये पीता है तो वो उसमें फुर्ती रहेगी, तेज़ी रहेगी, दिमाग काम करेगा, बॉडी में ताकत भी रहेगी। जब ये नशा टूटता रहेगा तो वो गिरता रहेगा। कौन ख़त्म। तो इस तरीके से उसका वो है। वैसे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो क्योंकि बाज़ उसमें जो मैंने आपको बताया कि जासूसी के लिए भी जो बताया, तो उसकी वजह ये है कि हम जब रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलाई जाई हैं, तो एक नशा होता था जो लोकल कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से वो ना अफ़गानिस्तान से स्मगल होता है, वो जो है ना ये यूरोप से आता है। तो उसको बोलते हैं एलएसडी पेपर। ये शिप पे मिलता था सिर्फ, पोर्ट पे। तो ये जो गैर मुल्की आते थे ये वो लोग देते थे, और उस ज़माने में ये 80 की दहाई में ये 500 रुपये का था। तो ये भी हर आदमी यूज़ नहीं कर सकता था। इसको ऐसे करते हैं कि ये बिल्कुल जैसे सिगरेट की पन्नी होती है ना जो सिल्वर कलर की अंदर, उस पन्नी की तरह होता है, और उसको आप गोल गोल करके निस्वार की तरह अंदर कहीं रख लें। तो मगर इस एलएसडी का नुकसान ये है कि ये जो है ना इसके नशे में आप कभी झूठ नहीं बोल सकेंगे। जो आपसे पूछा जाएगा आप बता दोगे सच। तो ये जो बाद में आइस में या मुख्तलिफ जो अब टेबलेट्स या ड्रग्स सप्लाई हो रही है, इसके अंदर ये एलएसडी की भी मिलावट है। एलएसडी बेसिकली मेडिसिन में भी यूज़ होता है, या ये उन मुजरिमों के लिए जो बहुत खौफनाक किस्म के जासूस इंटरनेशनली यानी मुख्तलिफ ममालिक में पकड़े जाते हैं, तो जब टूटते नहीं, किसी टॉर्चर से भी नहीं टूटते वो, तो उनको जो है ना सच बुलवाने के लिए इसका इंजेक्शन एलएसडी का लगा देते हैं। जब वो इंजेक्शन लगेगा तो उससे जो पूछेंगे वो सच ही बताएगा, झूठ बता ही नहीं सकता। वो नशा जो है ना हमारी ड्रग्स में डाल के ये बड़े तबके में फैलाया गया, क्योंकि जब वो नशा बंदा उसका नशे में आ जाएगा तो उससे जो पूछा जाएगा वो सच बताएगा। तो सबसे ख़तरनाक जो है ना वो इस वजह से है कि उसमें जो एलएसडी के केमिकल है उसकी मिलावट है इसके अंदर। ड्रग्स के ऊपर हमने अच्छी खासी बातचीत की। मुझे ज़रा ये भी बता दीजिए, कराची के अब कौन से इलाके ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपकी वर्किंग है या आपकी मालूमात है कि भाई ये हैं कराची में ड्रग्स का हब, या वही इलाके, वही गडाफ हो गया और वही लियारी हो गया? वो तो होलसेल है, आम आदमी तो वहाँ नहीं जाता ना। जैसे अफशानी तो आम आदमी नहीं जाएगा, या गुड़ाब तो वो तो होलसेलर है, जिसने 1 किलो 10 किलो 20 किलो ख़रीदनी है वहाँ जाएगा वो। बाकी जो लोकल सप्लाई थी, जब ये मोबाइल फ़ोन और चीज़ें ये सहूलत हो गई, तो फिर ये अब बाइक सर्विस और मुख्तलिफ सर्विस हो गई। एक ज़माने में इसकी निशानी थी 90 की दहाई में जब ये स्टार्ट हुआ, तो इसकी निशानी ये थी, ये सिर्फ वेस्पा पे सप्लाई होती थी। वेस्पा में थोड़ी रखने की चीज़ें रखने की जगह होती है सामने भी, और सीट उठाने के बाद एक नीचे बंदे इसमें खुफिया खाना भी बन जाता था। तो इसमें अक्सर ज़्यादातर ये पुलिस के लोग इसमें शामिल थे। तो इसमें होता ये था कि वो शराब की, जैसे शराब भी पहले सप्लाई होती थी इसमें, फिर उसके बाद इसमें जो चर्स सप्लाई होती थी, मगर आला क्वालिटी वाली इम्पोर्टेड। तो वो जो है ना उसमें रख के वो इसको सप्लाई करते थे। तो पहले वेस्पा में होती थी, वेस्पा के बाद अब ये कई तरीके से आ गए। तो इस जो है ना अब ये ज़रूरत नहीं रही कि कोई बंदा बाकायदा अड्डे पे जाके ख़रीदे इसको। अब जो कस्टमर होगा उसको तो पता होगा ना, उसने कॉल करनी है या व्हाट्सअप करना है उसको, क्योंकि कॉल भी नहीं करनी, मकसद व्हाट्सअप भी चल रहा है सारा, तो व्हाट्सअप पे उसने कर देना है और वो उसको आके पहुंचा देगा। ये आसानी है। जैसे टेक्नोलॉजी पुलिस के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सहूलत बनी है, वैसे ही जराइम पेशा अनासर के लिए भी कहीं ना कहीं उनका निज़ाम अपग्रेड ही हुआ जी टेक्नोलॉजी के बल्कि इस्तेमाल पुलिस को से। फ़ायदा हुआ इसमें। उनको पुलिस को फ़ायदा ये हुआ कि पहले अड्डे होते थे तो वो निशानदेही हो जाती थी, कभी कंप्लेन भी बन जाती थी, मसाइल भी होते थे। अब तो कहीं ओपनली अड्डा ऐसा है ही नहीं है कि आप उसमें बोल सकेंगे यहाँ से चर्च या हेरोइन सप्लाई हो रही है। अब तो सब ग्रुप की सूरत में सप्लाई हो रही है। और अफगानिस्तान की इंडिया से इस कदर दोस्ती ये कैसे डेवलप हो गई?
पाकिस्तान से चलिए सोच के लड़ लिए वो, लेकिन करंट सिनेरियो में तो ये भी बात बहुत तकलीफ देती है कि उनका इंडिया की तरफ इस कदर झुकाव और पाकिस्तान को लेकर उनका इस तरह से नफरत का इजहार भी करना और लड़ने पे आमादा भी रहना। असल में इंडिया का ये जो जो मुजाहिदीन के दौर से पहले वाला है, यानी मुजाहिदीन ये अफ़गान तालिबान को नहीं बोलते। मुजाहिद का लफ्ज़ जो इस्तिलाहन पाकिस्तान खुद रियासत पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, वो सोवियत वार के दौरान किया था। तो उससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स रहीं, उनके जो झुकाव था, या तो वो रशिया की तरफ था या फिर इंडिया की तरफ था। तो अब हुआ ये कि अफ़गान तालिबान के दौर से पहले जब ये अशरफ गनी और ये हामिद करज़ई वाला ये हुकूमतें थीं, इनके लिंक बहुत ज़्यादा थे इंडिया के साथ, सही है। तो वो उन लोगों ने फिर जो है ना जब ये अफ़गान तालिबान इनसे लड़ते रहे, तो अफ़गान तालिबान जब आए तो गवर्नमेंट बनानी थी, तो इनके पास तो वो मशीनरी तो वही इस्तेमाल हो रही है ना जो पहले वाली थी। इनके अंदर भी काफ़ी एलिमेंट ऐसे आ गए जो इंडियन नवाजते हैं। तो वो जब इनके पाकिस्तान से मामला इख्तलाफात हुए टीटीपी के मैटर पे, तो उस सूरत में फिर ये हुआ कि फिर जो उनका झुकाव ये हो गया कि हमें तो एक मुल्क की तरह ट्रीट करना है, तो हमने जो अगर पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है तो पाकिस्तान का जो मुखालिफ होगा वो हमको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा। इस तरीके से सारी सेटिंग। अच्छा, और कराची ऑपरेशन, वहाँ कराची आना और फिर उसके बाद में इस तरह से जब मकामी वो जो आम सहाफ़ी यहाँ पर थे वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बशर साहब कर रहे थे, इसीलिए ख़ास तौर पर आपको ये टास्क सौंपा गया था कि भाई जाएं और असल रिपोर्टिंग करें जाके। जी, जब 87 से 92 तक तो मेरी ड्यूटी फिर वहाँ जब लगती रही, तो जब कराची ऑपरेशन हुआ तो उस वक़्त ये फ़ैसला हुआ कि भई जो है ना मैं नहीं चाहता था, मेरे को तो ये सारे काम मैंने सीख लिए थे इस अरसे में, तो मुझे मज़ा आता था। मैं चाहता था कि उस ज़माने में क्योंकि यूगोस्लाविया का मसला चल रहा था, वो टूटा और जो है ना बोस्निया और क्रोएशिया करके दो, बिल्कुल। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे इधर तक जाऊँ, यूरोप तक सफ़र करूँ और सारी लड़ाई देखूँ। तो और तैयारी भी हो गई थी, यहाँ पे जो बोस्निया की सफ़ीर थीं, उनसे सारे मामलात भी तय हो गए थे। मगर फिर जो है वो जो हमारे एडिटर थे रफ़ीक ख़ान साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे जो है ना कराची में जो लोग काम कर रहे हैं हमारे, वो अब बड़े महदूद हो गए हैं, क्योंकि ये हालात यहाँ के कराची के ख़राब हैं। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि खुल के काम कर सके, और तकबीर की तो दुश्मनियाँ भी बहुत थीं। तो हमें जो है ना डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी गहराई से काम करने के लिए, जो डरे नहीं, खौफज़दा नहीं हो, तो हमें वो जो है ना वो करना है। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी, लेकिन फिर मुझे, क्योंकि मैं उनको बड़ा बड़े भाइयों की तरह अदब करता था, तो फिर मैं इस तरीके से राज़ी हो गया। फिर वर्किंग की तो वो आसान तो नहीं था। कराची में सब बहुत मोहतात रिपोर्टिंग हो गई थी। ज़्यादातर लोग लोकल टेलीफोन पर रिपोर्टिंग करते थे। रूटीन रिपोर्टिंग सिंडिकेट के थ्रू चल रही थी, जैसे सिंडिकेट आप समझते हैं कि होता है ना, सहाफ़ियों में जो सिंडिकेट चलते हैं। फी ज़माना एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसके अंदर सारे टिकर्स आ जाते हैं और अब फिर वो ये आ सबके गए पास चले जाते हैं। उस उसकी ज़माने ये जदीद शक्ल बता रही हूँ मैं जदीद आपको। शक्ल बता जी। तो उस ज़माने में सिंडिकेट होते थे, सिंडिकेट चलते थे। मैं किसी सिंडिकेट का तो हिस्सा नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में सिंडिकेट का क्या काम है। तो फिर मुझे जो है ना वो मैंने रिस्क लिया, तो मुझे फिर उसमें 3 मेरे पर अटैक भी हुए, मैं किडनैप भी हुआ। अगर मैं डरता नहीं था, बल्कि ये हुआ कि ये सारे जो ये टेढ़े लोग थे, ये मेरे से डरने लगे, क्योंकि मैं इनसे नहीं डरता था। मुश्किलात इस तरीके से। आजकल मूवीज़ देखते हैं और उसमें हम जर्नलिस्ट लोगों को भी देखते हैं और साथ में हम जेम्स बॉन्ड भी देखते हैं। मूवीज़ आपने भी देखी हैं? जी। अपने आप को कितना क्लोज़ पाया आपने किसी सीक्रेट एजेंट के जब आप किसी खबर की तलाश में गए, लोगों की तलाश में गए और आपने भेस भी बदला? देखिए, लाज़िम बात है कि एक इंटेलिजेंस की तरह हमें सारी वो ना ट्रेनिंग थी और ना वो डिवाइसेस थी कि वो करें। तो हमने तो अपनी तरीक़ा सारा ईजाद करना था। तो लेकिन मेरे ख़्याल में जो फ़िल्मों में होता है वो कम होता है, रियल में से ज़्यादा होता है। हाँ, इतना अच्छा जुमला है। एक मूवी आई है, धुरंधर नाम है उसका, उसमें उन्होंने एक लियारी दिखाया है और उस लियारी की जो माफिया है वो पाकिस्तान की सियासत का फैसला कर रही है और उसके अंदर उन्होंने क्या नहीं दिखा दिया ना, पुलिस स्टेशन में हमले भी दिखा दिए और काफ़ी कुछ दिखा दिया। कहीं से भी फैक्चुअल है ये सब कुछ। मैंने इसलिए कोट किया कि अगर आपकी नज़र से फिल्म ना भी गुजरी हो तो भी आपसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। देखिए, उसकी वजह यह है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है
जिसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ उसका नेटवर्क तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा, काफ़ी उसने टारगेट किलिंग कराई है, काफ़ी चीज़ें की हैं। ये असल में एक पुराना नेटवर्क होता था जो इंडिया ने यहाँ पे एक ज़माने में वर्किंग की थी। तो ये जो फर्स्ट टाइम जब ये शुरू हुआ तो ये इसकी जो है ना ये 79 में इसकी प्लान वो हुई इंडिया ने जो की। तो उसमें इंडिया ने फिर उसमें काफ़ी लोग उसमें भर्ती किए और ट्रेन किए। लेकिन क्योंकि ये सारे जो लोग थे तो उस ज़माने में जो है ना जनरल ज़िया का माशाल्लाह ख़त्म हुआ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। तो क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो पीछे उसके सारे नेटवर्क के पीछे थे, तो मुर्तज़ा का अपनी कोई तंजीम अलग से तो अपना कोई ग्रुप नहीं था, तो उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के ही लोगों को उसमें जो है ना खामोशी के साथ जो वर्किंग करते हैं उनको इस्तेमाल किया और उसमें लोग इंडिया ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते रहे। इंडिया ने उसमें 2 ट्रेनिंग कैंप खोल दिए, एक दिल्ली के अंदर और एक जो है वो देहरादून के अंदर। तो ये जो है ना जो यहाँ से जाते थे इनकी सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो लियारी से थी। यानी इस वक्त भी काफ़ी बड़ी पोस्टों पर, बल्कि मैंने पुलिस में भी अभी एक DIG रैंक के अफसर का इंतकाल हो गया अब तो खैर उनका, तो वो भी इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग याफ्ता थे। और लियारी के अंदर जो है जैसे उस्ताद ताजू वो इंडियन ट्रेनिंग याफ्ता थे और अभी भी है, उस्ताद ताजू तो ज़िंदा है ना अभी। और रऊफ़ बलोच ये इंडियन ट्रेनिंग याफ्ता थे। तो ये काफ़ी लोग थे जो उस ज़माने में जो है ना वो गए थे। लेकिन हुआ ये कि बड़ा एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से इनको काउंटर किया गया, किस तरीके से उस नेटवर्क को तोड़ा गया, बहुत लंबी कहानी है। उसका एंड फिर जाके 95 में मुर्तज़ा भुट्टो की मर्डर से हुआ, जब अली सनारा गिरफ्तार हुआ, मर्डर हुआ। तो ये लोग आज भी जो इंडियन आर्मी से जो ट्रेन थे वो आज भी मौजूद हैं इस वक्त भी। तो बल्कि इनकी महफ़िलें होती हैं, अंडरवर्ल्ड में भी इनका बड़ा हिस्सा है। और मैं मुख्तलिफ जब जैसे महफ़िलों में जब जाया करता था तो इनके जो इंडियन एजेंट होते थे ये तकरीबन 50-50 की तादाद में होते थे वहाँ बैठे हुए गैदरिंग में। पता लग जाता था? वो तो हमें नॉलेज होती थी ना। तो फिर मैं उनसे बहुत से मिलता था, तो फिर मैं कभी उनसे प्राइवेट में भी बात करता था कि यार मुझे ये पता है आपका, तो मैं समझना चाहता हूँ, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपने कैसे ट्रेनिंग ली, क्या सीखा, क्या किया। तो वो अपनी कहानी सुनाते थे। आज सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादातर उसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। तो ये जो धुरंधर बनी ना बेसिकली, तो इनके लोग तो आज भी हैं यहाँ पे। तो उन्होंने जो है वो उसको उसमें मिर्च मसाला लगा के कहानी ज़्यादा कर दिया। करके झूठ करके, क्योंकि इतना तप्पड़ इंडियन में नहीं है कि वो पाकिस्तान में ओपनली कोई काम कर सके। पाकिस्तानी काफ़ी है उनके लिए निमटने के लिए। वो तो टीज फैंटास्टिक को भी जिंदा भेज दिया, वो भी कमाल ही हो गया। वरना वो पब्लिक के हाथ लग गया था, वो मार कूट रहे थे उसको। तो ये तो आम आदमी, आम पाकिस्तानी है, इतना ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है। तो अच्छा, मुझे एक इसके ऊपर भी एक ना, आप इस बात को भी एड्रेस करें, अगर कभी लियारी की तारीख लिखी जाए या फिल्म बनाई जाए लियारी के ऊपर, तो उसमें आपको जितनी अच्छी बातें उतनी बुरी बातें सब कुछ रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों पहलू मौजूद हैं। और ये इंडिया और पाकिस्तान मूवी मेकर्स जो हैं, ये इन दोनों के लिए बात है। जी जी। ऐसे ही है। सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने आई मीडिया को वक्त दिया हमारे लिए, आप यहाँ आए। थैंक यू। वेलकम।